That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। तमिलनाडु की राजनीति इस समय एक अनिश्चित मोड़ पर खड़ी है। चुनाव नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तमिलगा वेत्री कजगम सरकार बनाने के बेहद करीब है, लेकिन सत्ता का दरवाजा अब भी पूरी तरह नहीं खुला है। अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय लगातार राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा अब भी अधूरा है। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ संख्या का खेल है या तमिलनाडु में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की बेचैनी? और क्या विजय की राजनीति सिनेमा की लोकप्रियता से आगे बढ़कर स्थायी सत्ता में बदल पाएगी? आज के इस क्विक कमेंट में हम इसी पूरे सत्ता संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की पारंपरिक राजनीति को झकझोर दिया। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सबको चौंका दिया। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी होना और सरकार बना लेना दो अलग चीजें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए और तमिलनाडु विधानसभा में आंकड़ा 118 है। यहीं से राजनीतिक सस्पेंस शुरू होता है। विजय ने कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआई-एम के समर्थन के साथ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर के सामने 116 विधायकों का समर्थन पेश किया, यानी बहुमत से सिर्फ 2 कदम दूर। लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया में करीब होना काफी नहीं होता। राज्यपाल ने साफ कहा कि सरकार बनाने का न्योता तभी मिलेगा जब 118 विधायकों का स्पष्ट समर्थन सामने आएगा। यहीं पर वीसीके और आईयूएमएल की भूमिका अहम हो जाती है। दोनों दलों के पास 2-2 विधायक हैं और अगर इनमें से किसी एक का भी औपचारिक समर्थन मिल जाए तो विजय बहुमत का आंकड़ा छू सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वीसीके ने सार्वजनिक रूप से समर्थन देने की बात तो कही, लेकिन देर रात तक औपचारिक पत्र नहीं सौंपा। यानी राजनीति में समर्थन सिर्फ बयान से नहीं, दस्तावेज से तय होता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल खड़ा किया है राज्यपाल की भूमिका को लेकर। टीवीके का तर्क है, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसे सरकार बनाने का पहला मौका मिलना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ संवैधानिक परंपरा ये कहती है कि राज्यपाल को स्थिर सरकार सुनिश्चित करनी होती है। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो वो अतिरिक्त सावधानी बरत सकता है। यानी वो सिर्फ राजनीतिक नहीं, संवैधानिक बहस भी बन चुकी है। इसी बीच विपक्षी बयानबाजी ने भी इस संघर्ष को और दिलचस्प बना दिया है। एमके स्टालिन ने राज्यपाल से जल्द सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि देरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। वहीं टीटीवी दिनकरन ने समर्थन पत्र को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी एआईएडीएमके के साथ है, लेकिन टीवी पर टीवीके के समर्थन का पत्र दिखाया गया। इसे उन्होंने या तो फर्जी दस्तावेज बताया या विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका जताई। यानी तमिलनाडु की राजनीति अब सिर्फ संख्या जोड़ने तक सीमित नहीं है। यहाँ भरोसे, वैधता और राजनीतिक नैतिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा पहलू शायद विजय की राजनीतिक यात्रा है। कुछ साल पहले तक उन्हें सिर्फ एक सुपरस्टार अभिनेता के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब वो ऐसी स्थिति में हैं जहां वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये बदलाव दिखाता है कि राज्य की राजनीति में पारंपरिक द्रविड़ दलों के प्रति थकान बढ़ रही है। जनता नए विकल्प तलाश रही है, खास तौर पर युवा मतदाता। लेकिन लोकप्रियता और शासन के बीच बड़ा अंतर होता है। चुनाव जीतना पहला कदम है, स्थिर सरकार चलाना दूसरी और कहीं ज्यादा कठिन चुनौती। अगर विजय सरकार बनाते हैं तो उन्हें तुरंत कई मोर्चों पर खुद को साबित करना होगा। रोजगार, महंगाई, बुनियादी ढांचा और प्रशासनिक स्थिरता। अगर वो बहुमत जुटाने में असफल रहते हैं तो ये सवाल भी उठेगा कि क्या टीवीके अभी भी एक आंदोलन की पार्टी है या वास्तव में सत्ता चलाने के लिए तैयार राजनीतिक संगठन। तमिलनाडु इस समय सिर्फ सरकार गठन का इंतजार नहीं कर रहा, वो ये तय होते हुए देख रहा है कि राज्य की राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या विजय सचमुच सत्ता तक पहुंचेंगे या बहुमत की ये आखिरी सीढ़ी उनके लिए सबसे कठिन साबित होगी। फिलहाल तस्वीर अधूरी है, लेकिन इतना साफ है कि तमिलनाडु की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही और आने वाले कुछ दिन सिर्फ सरकार नहीं, राज्य की नई राजनीतिक कहानी तय करेंगे।
क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।